आज का अपना टॉपिक रहेगा फीवर विद रैश इन चिल्ड्रन। मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीडियाट्रिक्स पे कोर्स बनाओ, पीडियाट्रिक्स पे कोर्स बनाओ, पर वो पीडियाट्रिशियन मुश्किल से पकड़ में आता है। मेरा क्लासमेट है, 25 साल से हम साथ में रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको पकड़ के कैमरे तक लेके आना मुश्किल पड़ता है। रहता भी मुझसे घर से 1 किलोमीटर में ही है। डरमा वाले को लाने में मुझे 5 साल लग गए, पर ठीक है, अपन कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल पीडियाट्रिक्स का भी बनाएंगे कुछ ना कुछ। तो फीवर इन रैश बहुत कॉमन चीज़ है, पहचान में नहीं आता, घर वाले परेशान रहते हैं पूरे टाइम कि कुछ हो तो नहीं जाएगा बच्चे को, और आपको डायग्नोज करना है। तो अब चूंकि फीवर इन विद रैश इन चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो मैं पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर को भी लाया हूँ और डर्मेटोलॉजिस्ट को भी लेके आया हूँ साथ में। डॉक्टर अनिल प्रसाद मेरे साथ में है और डॉक्टर राहुल नागर मेरे साथ में है। डॉक्टर अनिल प्रसाद कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, वैसे नियोनेटोलॉजिस्ट हैं स्पेसिफिकली, पर बाकी का पीडियाट्रिक्स भी देखते हैं। राहुल सर को आप ऑलरेडी जानते हो, उनके बहुत सारे लेक्चर अपने यूट्यूब पर हैं, 1% बेटर में है, और डर्मा का उनका पूरा कोर्स भी चल रहा है, आप लोग देख भी रहे हो, और मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं उसके। अभी एक बच्चा कह रहा था कि डर्मा के कोर्स में अभी ट्रीटमेंट नहीं सिखाया है, तो पहले अपन डायग्नोस्टिक्स पे चलेंगे, फिर ट्रीटमेंट भी पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, मत चिंता कर। ट्रीटमेंट के अलावा प्रोसीजर्स भी पढ़ाएंगे, और तुम में से कुछ लोगों की इच्छा होगी तो हम ऑब्जर्वरशिप जैसा भी कुछ प्लान करेंगे। तो चिंता मत करो, सब आएगा। सीधे कहानी पे आते हैं, मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रहूंगा, मैं बैठ जाऊंगा। तो दोनों सर लोगों को बुला लेते हैं। सर लोग आ जाओ आप प्लीज। तो राहुल सर को आप जानते हो, अनिल सर को भी अब आप पहचान ही लो। तो सीधे सवाल शुरू करते हैं, फिर मैं साइड से हट जाऊंगा। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है और उसे फीवर है और रैश है, आपको नहीं पता और कुछ भी चीज, ठीक है, अनिल सर से पहले पूछ लेता हूं कि अगर मैं रैंडमली आपको बोलूं कि एक बच्चा है, उसको फीवर है और रैश है, तो क्या डायग्नोसिस होगा? सबसे कॉमन क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन फीवर जो रैश का कारण होता है वो वायरल इलनेस होता है। ओके, फीवर के पेशेंट आया है तो मोस्टली हमको वायरल इलनेस सस्पेक्ट करना है। ठीक थोड़ी है। सी हिस्ट्री तो रहेगी उसमें, कफ कोल्ड हम्म, एसोसिएटेड, हम्म, और उसके बाद ही रैश आते हैं। फर्स्ट डे रैश कम होते हैं, मोस्टली सेकंड थर्ड डे रैश ज्यादा आते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि फर्स्ट दिन रैश आए हैं तो मोस्टली बैक्टीरियल, फर्स्ट डे यदि आता है तो बैक्टीरियल जो एक मेनिंग, मतलब हाँ आगे बताएंगे, वो सीरियस मैटर होता है तो वो आपके बारे में बताएंगे, पर मेजोरिटी ऑफ केसेस वायरल इलनेस के रहते हैं। ठीक है। राहुल सर, आप कल परसों मुझे कुछ कह रहे थे कि और कॉमन कॉजेज में एक और चीज होती है, ड्रग इरप्शंस जैसा कुछ। बहुत कॉमन है, और हालांकि बच्चों में शायद उतना कॉमन ना हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, नियोनेट में तो नहीं पर बड़े बच्चों में, और ऐसा नहीं कि कोई नियोनेट में नहीं होता, सभी में हो सकता है डेफिनेटली। और यहीं पे डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स देखकर उसको डिफरेंशिएट करना, अगर हमें बाकी की हिस्ट्री नहीं पता है तो शायद मुश्किल हो जाएगा। और जैसा सर ने कहा, इवन वायरल बैक्टीरियल इन रैश में भी अगर हिस्ट्री नहीं पता है तो देखकर बताना कई बार मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। ठीक। हाँ तो सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम, अगर पेशेंट आया तो सबसे पहले हमको फीवर, रैश, और यदि कोई दवा चल रही है तो वो जरूर पूछ लें, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कौन सी दवाई है जो रैश कॉज करेंगी ज्यादा? ज्यादातर एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो हमारा एक कॉमन रहा है। एंटी फीवर के लिए जो दी जाती हैं, एनसाइड्स, एंटीपायरेटिक जो होती हैं, ये होती हैं मोस्टली। तो ये दो बड़ी क्लासेस है, मोस्टली बच्चा जो मतलब फीवर में आपने बताया, जैसे आइबुजेसिक, मतलब जो आइबुप्रोफेन यदि ले रहा है बच्चा, तो मोस्ट कॉमन काज है रैश करने का। दूसरा, मोस्टली बच्चों में यदि किसी को झटके का प्रॉब्लम है तो झटके की दवाइयों में रैश कॉमन होते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, समझ गया। अब इसके आगे का हम कैसे खेलेंगे कि हम 5-7 जो कॉमन बीमारियां हैं बड़ी, वो सब दिखाएंगे स्क्रीन पर। आपको अपने लेवल पे डायग्नोसिस लिखना है, फिर मैं राहुल सर से उसका डर्मेटोलॉजिकली डायग्नोसिस पूछूंगा कि ये रैश कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है, और फिर अपन अनिल सर से समझेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट पार्ट और बच्चे को कैसे डायग्नोस करना है, क्या प्रिकॉशन रखनी है, सारी। तो कोशिश करेंगे कि जो कॉमनेस्ट रैश वाली चीजें हैं वो आज अपनी कवर हो जाए। तो पहला स्क्रीन पे ये आपके सामने, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आपको दिख जाएगी रैश। हाँ, तो आप लोग अपने हिसाब से डायग्नोसिस लिखो और फिर अपन राहुल सर से पूछेंगे कि इसमें क्या है। हाँ, तो हम 10 सेकंड दे देते हैं सबको। हाँ, 10 सेकंड चैट बॉक्स में लिख दो आप, आपको क्या लग रहा है देखने में, पैटर्न देख के। क्या लग रहा है? अरे वाह, क्या बात है। कुछ अर्टिकेरिया, बाकी ज्यादातर लोग वीजल्स वाले हैं, और जो लोग डर्मा कोर्स में उसको मैक्यूलोपैपुलर रैश भी लिख रहे हैं। बहुत अच्छा, चलो गुड। तो राहुल सर, आगे आप समझाओ। बिल्कुल। इसको बेसिकली मीजल्स डेफिनेटली बहुत अच्छा डायग्नोसिस है, मीजल्स, पर मीजल्स जैसा दिखने वाले और भी कहीं होते हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मॉर्बिली फॉर्म रैश। मॉर्बिलाई मीजल्स को ही कहा जाता है, और उस तरह के दिखने वाले सारे रैश, तो इसको एक डिफाइन करते हैं। बहुत अच्छी बात थी, किसी ने बोला कि मैक्यूलोपैपुलर है, परफेक्ट।
मैक्यूल जैसे शुरू होते हैं, पैप्यूल बनते हैं, मतलब उठ जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे फैलते हैं। एक और पैटर्न इसमें होता है कि कान के पीछे से शुरू होगा और उससे फिर नीचे की तरफ जाएगा, केफेलोकॉर्डल इसमें होता है। दूसरा पेट की तरफ से शुरू होगा और हाथ पैरों की तरफ जाता है। तो इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो मीजल तो डेफिनेटली एक फर्स्ट डायग्नोसिस हमारे दिमाग में आना चाहिए, बट उस तरह के और भी रैश हैं, जैसे जर्मन मीजल से कहा जाता है, उसमें भी ऐसा रैश मिल सकता है। पर्वोवायरस B19 के कारण इरिथमा इन्फेक्शियोसम होता है, उसमें भी इस तरह का रैश मिलता है। बट मैं खुश हूं कि ज्यादातर लोगों ने मीजल्स इसको बोला। तो अपना डायग्नोस्टिस किससे क्लिंच होगा रैश के पैटर्न में? एक तो फीवर से, कि कब फीवर आया, उसके बाद रैश किस तरह से बना, कहाँ फैला ये, साथ साथ में इसमें दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। और खासतौर पे एक्जेंथिम के साथ इनेंदिम भी होता है, कि अगर इस बच्चे के मुंह के अंदर आप देख पाए तो आपको व्हाइट अच्छा, ये कलर, वाला ग्रे जो कलर कह रहे के, थे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ये इसे हम कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। फीवर के शुरू होने के 1-2 दिन पहले से ही आने लगता है और फीवर के दिन तक भी ये रहता है। तो ये दोनों चीजें अगर मिलती हैं, बाकी की पिक्चर में अगर हम उसे फिट करें तो ये मीजल्स का एक डायग्नोसिस बन जाएगा। ठीक है अनिल सर, अब आप बताओ मुझे, अब मीजल्स को आप डॉक्टरी वाले मतलब बच्चों के डॉक्टर के अप्रोच से बताओ कि क्या करना है। आ गया बच्चा, सबसे पहले फीवर का पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर पूछना है कि क्या घर के आसपास या घर में किसी बच्चे को रैश आए हैं क्या, क्योंकि ये सारी कंटेजियस डिजीज होती है। कंटेजियस मतलब एक बच्चे से दूसरे में फैलेगी, अपने आप हवा से नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर जरूर होगा, पहला कारण ये। दूसरा, जो रैश होते हैं ये फीवर के तीसरे या चौथे दिन आते हैं, मतलब 3 से 4 दिन का बुखार रहेगा, फिर चौथे दिन आपको रैश आने चालू होंगे। जैसे डॉक्टर राहुल ने बोला था कि कॉप्लिक स्पॉट्स आपको चौथे दिन पहले पता चल जाते हैं। तो आपको अगर पेशेंट केवल फीवर के साथ आता है तो अपन देख लेंगे कि कॉप्लिक स्पॉट दिख रहे हैं कि नहीं, ये वाले जो, ठीक है, ये वाले। तो ये थोड़े ब्लूइश और पिंकिश रैश होते हैं, तो वो देखना पड़ता है। तो ये पहले अगर बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होता है तो वो देख लेता है, तो वो अपन को देखना पड़ता है। रैश चालू होंगे चौथे दिन और बच्चा थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा सीरियस इलनेस होती है मीजल्स। जो सारे वायरल में सबसे सीरियस यही डिजीज होती है मीजल्स, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज्यादा है। इसमें मीजल्स के बाद निमोनिया होना और आपको आंखों में तकलीफ आना, मोस्ट कॉमन जो रीजन बच्चों में नजर जाने का है वो मीजल्स है, क्योंकि मीजल्स होने के बाद आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी इमीडिएटली हो जाती है और आपका बोन मेरो भी सप्रेस हो जाता है। तो दोनों कारण होते हैं जो इसको टॉक्सिक बनाते हैं। तो अपन को राइटली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट केवल सिम्टोमेटिक है, जो अपन अंत में बात करेंगे। ठीक है ठीक है। और कुछ इसमें ट्रीट करना है? मतलब सिम्टोमेटिक वाला तो अपन बाद में बात हाँ, करेंगे। सिम्टोमेटिक बात और करेंगे। कुछ अलग ध्यान रखना है? बस इतना ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी ना बढ़े, बच्चा सुस्त ना हो जाए, बच्चा डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो ये सब फीचर्स सजेस्ट करते हैं कि इसको टॉक्सिक हो रहा है बच्चा, मतलब बच्चा शॉक में जा सकता है। शॉक आपने पढ़ा ही होगा। तो ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन को देखनी है, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है मीजल्स में, तो अपन को वो देखनी होती है। ठीक है। अगर मैं जनरल प्रैक्टिस लेके बैठा हुआ हूँ और मेरे पास मीजल्स का बच्चा आता है तो मुझे रेफर कब करना है? किस चीज में क्या चीज देख के मुझे रेफर देखो, करना है? पहले तो बच्चा 3 दिन के बुखार के साथ आएगा, तो मोस्टली बच्चा पहले या दूसरे दिन आपके पास आ ही जाता है। आपने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, मे बी आपने ब्लाइंडली एंटीबायोटिक दी, फिर आपने 2 दिन और देखा ये रैशेस बढ़ते जाएंगे। तो ये रैशेस चौथे दिन से लेकर 7 दिन तक बहुत बढ़ते हैं। तो अगर रैश बढ़ रहे हैं, मैंने आपको जो 4 चीजें बताई, या तो बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा परसिस्टेंट उल्टी कर रहा है, बच्चे को फीवर बहुत ज्यादा है, या बच्चे की पेरिफ्रीज थोड़ी सी नीली हो रही है, और यदि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तो बच्चों को झटके भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी होती है। और ऐसे में आपको रेफर करना है। हाँ, इसमें आपको रेफर करना है, लेवल पे हैंडल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं क्योंकि करना। हमारा पर्पस इन कोर्सेज में सबसे पहले तो ये सीखने का है कि कौन सा केस खुद हैंडल नहीं करना है, ठीक कहाँ पे आपकी लिमिट आ जाती है कि नहीं भैया इसको आगे भेजो। क्योंकि मीजल्स अभी कम्युनिकेट, मतलब एक आपको डिजीज तो इन्फॉर्म करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो ये ऐसी डिजीज है जो अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन कारण मीजल्स डिजीज काफी कम हो गई है, पर स्टिल देयर इज सम न्यू केसेस, मतलब नए केसेस आ रहे हैं जो मीजल्स होते हैं। तो ये नोटिफाइबल डिजीज है। तो आपको मैंने 4 चीजें बताई, दिन में से कुछ भी होता है तो आप पेशेंट को अपने पास रखें और आगे रिफर करें। ठीक, चलिए अगले केस पे आते हैं। राहुल सर आ जाओ। ठीक है, तो अब ये वाली रैश है, बच्चों के लिए भी क्वेश्चन है, बताएं कि क्या है। और उसके बाद जब रिस्पांस आ जाता है तो फिर सर भी बताएंगे। मैं चेयर ले लेता हूँ, इधर साइड में आ जाता हूँ। हाँ, ये चेयर पीछे कर दो, मैं उठा लेता हूँ। चैट बॉक्स इसमें दिखेगा, चैट बॉक्स दिखा दो भाई। तो फ्रेम में भी बैठा रहूं तो क्या दिक्कत है?
हाँ नहीं ठीक है, स्मार्ट पब्लिक है। हाँ पब्लिक स्मार्ट है हमारी, ऐसा नहीं है। देखो आप देखो 70-80% करेक्ट जा रहा है। लगभग 90% करेक्ट जा रहा हाँ 90% करेक्ट जा रहा है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। बस 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 हो गया ये तो, पोल हो गया ये तो। हाँ है। बहुत ठीक है, बढ़िया। निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चलो बस 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 रुक जाओ। ठीक है राहुल सर, डायग्नोसिस तो सबने बता दिया, अब तो आपको इसके आगे का बताना पड़ेगा। बिल्कुल, डायग्नोसिस तो बहुत अच्छे से बता दिया। और हटा दो ऑब्वियसली चैट वेरिसेला जोस्टर या चिकन पॉक्स। ऑब्वियसली जब वेसिकुलर रैश बनता है, ये सारे वेसिकल्स हैं, पानी भर के छाले बने हुए हैं और उनके आसपास रेड कलर का मार्क बन रहा है। ऑलमोस्ट कुछ और होगा ही नहीं अगर फीवर के साथ इस तरह का प्रेजेंटेशन हो रहा है। और इसमें एक फीवर देन फॉलोड बाय दिस रैश, तो ऐसा होने की संभावना वायरल एक्जिनथिम में अगर हम बात करें तो सिर्फ चिकन पॉक्स में होती है। ठीक है, बाकी की जो चीजें ऐसी दिख सकती हैं उनके बारे में हम डर्मा कोर्स में जब ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। बट डेफिनेटली अगर हम इस प्रीटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि वायरल एक्जिनथिम है, उसमें ये इस तरह का पिक्चर है, तो चिकन पॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं और होने की संभावना ठीक बहुत है। कम है। इनफैक्ट सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी। अच्छा एक और बात, इसको आप डायग्नोज कैसे करो, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किससे पहचाना कि ये और कुछ नहीं है, ये वेरिसेला ही है? पहला वेसिकल और दूसरा आसपास का ये जो लाल कलर का चट्टा जैसा बना हुआ है, इस अपीयरेंस को ही कहते हैं ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल, यानी गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर ओस की बूंद। तो ये उसी तरह से हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपीटल होता है कि ट्रंक पे ये रैशेस ज्यादा आते हैं, हाथों पैरों पे पहले नहीं आते, पहले ट्रंक पे आते हैं और फिर उससे हाथ पैर की तरफ फैलते हैं। तो ये कैसे पहचान सकते हैं? बड़े जो लीजन्स हैं वो पीठ पर हैं और फिर आसपास जैसे जैसे जा रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, मतलब वो नए हैं और ये पुराना लीजन है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स है। और कुछ इसमें मतलब कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कुछ और, या ये इजीली पहचान में आती है? वैसे अपने सारे बच्चों को पहचान में आ रही है तो एक बिल्कुल आ रही है। एकेडमिक एक एक्सरसाइज होती है, कर सकते हैं कि इस रैश को स्क्रैच करके देखें और उसका एक स्टेन ज़ैंक्समियर बना सकते हैं, उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स मिलती हैं। बट वो एकेडमिक एक्सरसाइजेस ज़्यादा हैं, उसको डायग्नोसिस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है ठीक है। ये वेरिसेला जोस्टर वो नहीं है ना जो हर्पीज जोस्टर होता है? हर्पीज जोस्टर का प्रिलिमिनरी है। जब वेरिसेला जोस्टर जाता है बॉडी से तो इसके वायरल पार्टिकल्स रह जाते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, जो डॉर्सल रूट गैंग्लियॉन्स है उनमें, और वहां से वो स्प्रेड होता है। इनफैक्ट अगर किसी इंसान को हर्पीज जोस्टर हो रहा है और उसके कांटेक्ट में कोई ऐसा इंसान आया जिसको पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ तो उसको चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो वायरस सेम है और प्रेजेंटेशन डिफरेंट इसलिए हो जाती है कि वो रीएक्टिवेशन है और ये प्राइमरी इन्फेक्शन है उसका। राइट। अनिल सर आ जाओ। तो अब आगे आप मुझे बताओ करना क्या है। दो चीज मुझे ऐड करना है इसमें। जो सर ने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो रैशेज है प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब ऑल जनरेशन ऑफ रैशेज यू विल सी, आप पेशेंट में देख पाएंगे। जैसे कुछ मैक्यूल्स हैं, कुछ पेप्यूल्स हैं, कुछ अम्लाइकेटेड लेजन्स हैं और कुछ क्रस्टेड लेजन है। तो ये सारी चीजें अब एक साथ मिलती है। ये एक ही बीमारी है जिसमें सारी चीजें मिलती हैं। बाकी सब बीमारी में रैश आते और चले जाते हैं, पर इसमें सारी स्टेप्स मिलेगी आपको। रैशेज चालू होते हैं पहले से दूसरे दिन और चलते हैं हफ्ता 10 दिन। तो आपको जब आप देखोगे पेशेंट को सारे टाइप के रैश मिल जाएंगे। जब आपको सारे टाइप के रैश मिल रहे हैं मतलब कि वो चिकन पॉक्स है। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताओ सर कि इसमें मतलब फीवर पहले आएगा, रैश पहले आएगी, जैसे आपने उसमें बताया मीजल्स में कि 4 दिन बाद रैश आई फीवर के। इसमें रैशेस 24 आवर्स में आ जाते हैं, 24 से 48। जैसे फीवर आया, हाँ फर्स्ट डे फीवर आया और रैश शाम को रैश आ जाएंगे और रैश बढ़ते जाएंगे और फीवर चलता जाएगा। और इसमें भी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जो बीमारी है ये एज रिलेटेड है, इट इज अ चाइल्डहुड डिजीज। अगर वेरिसेला आपको शुरू के 1 साल से 5 साल में होता है तो कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट 0 to 1% है। पर यही वेरिसेला यदि एडोलेसेंट को हुआ है, 12 साल का बच्चा है या 20 साल का एडल्ट है या 25 साल का एडल्ट है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट 90 to 100% है। सो ये बीमारी आपको चाइल्डहुड में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, इसलिए इसको चाइल्डहुड डिजीज बोलते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है इस बीमारी के लिए। मेजोरिटी में निग्लेक्ट करते हैं लोग, वैक्सीन लेते नहीं है। बिकॉज जो जोस्टर उसी को होता है जिसको वेरिसेला हुआ है। तो जिसको वेरिसेला होगा उसको लाइफ में कभी भी जोस्टर हो जाएगा, तो वो जोस्टर इज वेरी पेनफुल। तो प्रिफरेबली अपने को जो हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे बाद में, पर इसको थोड़ा देखना चाहिए वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी इनिशियली सिम्टोमेटिक ही जाएगा? सिम्टोमेटिक भी है और डेफिनेटिव भी है। तो डेफिनेटिव इन एडोलेसेंट्स,
सिम्टोमेटिक इन चाइल्डहुड, बिकॉज चाइल्डहुड में कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है। पर इसमें 3 चीज बताना चाहता हूँ जो बच्चों में कॉमन है। जब भी वेरिसेला होगा, मोस्ट कॉमन एनकेफेलाइटिस, मतलब पेशेंट को सर का इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब एनकेफेलोपैथी विद एनकेफेलाइटिस होता है। इसके अलावा एटेक्सिया के रेट वेरिसेला दोस्त में बहुत हाई होते हैं, और सेम पोस्ट वायरल निमोनिया इज वेरी कॉमन इन वेरिसेला। सो ये तीनों चीजें जो मैंने मीजल्स में बताई थी वैसे इसमें भी हैं, तो आपको ये 3 चीज याद रखनी है। यदि आपके पास 5 साल से छोटा बच्चा आ रहा है तो आप उसको सॉफ्टली मेडिकेट कर सकते हैं, पर यदि आपका बड़ा बच्चा आ रहा है वेरिसेला का तो आप उसको एंटरटेन मत कीजिए, आप एक दिन रखिए और उसको रिफर कीजिए, बिकॉज में कॉम्प्लिकेशन बहुत हाई होगा। मेरा ये एडवाइस है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों ही वायरल हैं, तो बाकी कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल तो इसमें बस एक ही एंटीवायरल है जो वेरिसेला में देते हैं, वो अपन बाद में बात बाद करेंगे। में बात करेंगे। ठीक है, एंड में ट्रीटमेंट के बात बाद करेंगे। ट्रीटमेंट की सबकी बात अपन एंड में हाँ, करेंगे। एंड में करेंगे। अभी डायग्नोसिस और बच्चे को फीचर क्या और ये रहता है? सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस है, पर इन्वेस्टिगेशन वाइज भी डायग्नोस हो जाते हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हर कोई इतना टेस्ट कराता नहीं ठीक है। है, उसके बारे में अपन बाद में बात कर सकते हैं, बिकॉज ठीक सब में एंटीबॉडीज लेवल कराना है, ठीक है। जो आपको दे देगा कि राहुल आपको सर आ क्या जाओ, करना है। अगला बताओ। तो ये आपके लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लिखो बच्चों। हाँ, अब आए, अब गलत डायग्नोसिस भी आने शुरू हुए। चले राहुल सर, ज्यादातर लोग तो स्केबीज में अटक गए। स्केबीज तो 6 बार स्केबीज लिख हाँ, दिया। स्केबीज तो इसलिए गलत है क्योंकि हम वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी वायरल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं। स्केबीज वायरल इन्फेक्शन नहीं है, तो उसके तो 0 नंबर, माइनस भी कर सकते हैं। हैंड फुट माउथ डिसीज ये है, और पॉम्फोलिक्स भी इसीलिए नहीं हुआ। पॉम्फोलिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग डर्मा के कोर्स में वो पढ़ चुके हैं। हम लोग एक्जिमास जब पढ़े थे हमने, ये शायद पीडियाट्रिशियन के पास उतना डायरेक्ट नहीं जाता होगा जितना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ये प्रेजेंटेशन आता है, क्योंकि उसमें फीवर थोड़ी देर के लिए आता है और उसके बाद ये रैश डेवलप हो जाता है, और लिमिटेड रैश रहता है, पूरा बॉडी पे नहीं आता। उसी के कारण उसका नाम है हैंड फुट माउथ। माउथ से शुरू होता है और फिर हैंड्स पर और फीट पर ये आता है। होने को ये बॉडी पर भी आ सकता है, खासतौर पे बटक्स पे देखने को मिलता है। और इसका जो डायग्नोसिस है वो ऐसे करते हैं कि ये जो वेसिकल्स हैं, एक तो इनका जो ऑब्लॉन्ग होते हैं, फैले हुए रहते हैं, एकदम गोल नहीं रहते हैं। दूसरा, इनका कलर ग्रे जैसा रहता है, ग्रे सा टिंज इसके अंदर रहता है। और इसकी जो लंबाई है वो आपके उंगलियों की लंबाई से आड़ी चलती है। इस ऑब्वियसली फीवर है, मुंह के अंदर भी आपको लीजन्स मिलेंगे, और मोस्टली पूरी फैमिली को एक साथ होता है, तो उस तरह से आप इसे डायग्नोसिस करते हैं। भी काफी कॉमन एक एक्जेंथिम है जो अपने यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आगे की स्लाइड आपकी। हाँ, इसके डिटेल थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि बेसिकली कॉक्सिकी वायरस के कारण होता है। कॉक्सिकी वायरस एक पूरा ग्रुप है जिसमें और भी कई सारे डिसीजेस या कई और सारे एक्जेंथिम होते हैं, ये भी उनमें से एक है। और जैसा मैं बता रहा था पहले, मुंह में होता है, वहां पर पेनफुल रहते हैं, वेसिकल्स यानी पानी भर के छाले बनना, और फिर वो वेसिकल के ऊपर की स्किन हट जाती है तो ये अल्सरेशन हो जाता है। 1-2 दिन पहले फीवर आता है और फिर ये दिखना शुरू होते हैं। ग्रे कलर के बनते हैं, जैसे हमने पाम सोल्स पर दिखने को मिलते हैं। ये सब हम बात कर ही चुके हैं। ट्रीटमेंट के लिए तो अनिल सर हमें बताएंगे ये भी डिटेल, बट हाँ, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही लगता है, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन रेट्स होते हैं, खासतौर पे कुछ सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। रेट्स कम है कॉम्प्लिकेशन होने के, लेकिन फिर भी हो सकते हैं। और ये कॉमन थीम है हर वायरल इन्फेक्शन के साथ, ये है कि वायरस एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो स्किन में ही हो रहा है, सिस्टम में पहले जाता है उसके बाद आता है। तो इनके सबके सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ केसेस में रेयरली होते हैं, कुछ में उतना कॉमनली होता है। इसमें रेयर है, कॉमन नहीं होता है। ठीक है। और यूजुअली अगर आप ट्रीट नहीं भी करते हैं, कई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो 1 वीक 10 दिन में ये पूरी तरह ठीक भी हो जाएंगे। हाँ। बहुत लाइट बीमारी है, 99% कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज कॉम्प्लिकेशन है वो मायोकार्डाइटिस है, विच इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। सो यदि आपके पास हैंड फुट माउथ डिसीज का बच्चा आता है, आप डायग्नोस करते हैं, यदि उसकी सडनली सांस तेज चलने लग जाए और बच्चा सुस्त हो जाए, मतलब कि ये टाइम है उसको रिफर करने का, क्योंकि वायरल मायोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कॉक्सिकी वायरस 16A है जो ये करता है हैंड फुट माउथ डिसीज। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है।
दूसरा जो बच्चों जो छोटे रहते हैं, मान लो 1 से 2 साल के, ये इतने गंदे ज्यादा ओरल में इतने ज्यादा मतलब वो होते हैं वेसिकल्स कि बच्चा खा ही नहीं पाता है। तो वो भी एक रीजन होता है सीरियसनेस का। तो छोटे बच्चे खाना नहीं खा पाते 3-4 दिन तक। तो ये 2 चीजें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है। और ट्रीटमेंट बाकी सपोर्टिव है ओनली, ऐसे कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है इसका। जैसा जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको ठीक करना। ट्रीटमेंट एंड में पड़ेंगे। हम्म। ठीक है राहुल सर, स्लाइड चेंजर भी आपके पास है? स्लाइड चेंजर दूसरे पे ले लें। हाँ अगला ये बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है actually। बताओ भाई, क्या लग रहा है? और क्लासिकल है एक तरह से, कैरेक्टरिस्टिक। लिखो बच्चों। हाँ हाँ। क्राइटेरिया आ गया। हाँ, अब ये डर्मा के डायग्नोसिस आने लग गए सारे। पिट्रियासिस, फीवर है, फीवर फीवर के साथ है। चलो फीवर है, वायरल है। आ गया, आ गया। आए आए आए, धीरे से आए नीचे से। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राहुल सर, आपको डीडीज बताने पड़ेंगे इनसे कि ये टाइफाइड क्यों नहीं है और ये वो क्यों नहीं है। आरएचडी, हाँ, आरएचडी क्यों हो गया भाई? चलो ठीक है। र्यूमेटिक फीवर तो बहुत हाँ। ही इवानेसेंट होता है। अनुराग ने जल्दी जल्दी में डेंगू गंगू लिख दिया, कोई ना, चलेगा। हाँ। चलो ठीक है, फिर भी 50%। काफी अच्छा, बाद में आने लगे थे। हाँ। पहले तो ये रैश जो है इसको समझ लेते हैं। ये बेसिकली पेटिकियल रैश जैसा ज्यादा है। स्किन के अंदर ब्लड डिपॉजिट हुआ है, और जब भी स्किन के अंदर ब्लड डिपॉजिट हो, 2 तरह से हो सकता है, एक इन्फ्लेमेटरी, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। ये ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी मतलब कोई ना कोई प्लेटलेट का या तो डिसऑर्डर होगा, नहीं तो आपका कोएगुलेशन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मोस्टली प्लेटलेट होता है। और अगर इन्फ्लेमेटरी है तो उसमें ये रेज्ड भी हो जाएगा, उठ भी जाएगा। ऐसा वेस्कुलाइटिस में होता है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस जब होता है तो उसमें होता है। तो यहाँ पर जो है पूरे स्किन में रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे हो गए, और प्लेटलेट डिसऑर्डर के कारण हुए, क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेटरी जैसा सीन है। और बीच बीच में ये व्हाइट से जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली स्पेरिंग है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है डेंगू फीवर में। किसी ने रिकेट्सियल लिखा था, वो भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली डेंगू फीवर में ही देखने को मिलता है ये वाला पिक्चर। और कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है इसको कि ये है तो आप डेंगू डायग्नोस कर सकते हो, कि जिसमें पूरा पेटिकियल रैश और साथ में आइलैंड्स ऑफ स्पेरिंग। तो आप ये कह रहे हो कि जो पूरा रेड कलर का है वो रैश है, और उसके बीच में जो व्हाइट व्हाइट है वो नॉर्मल स्किन है। आप अगर इनके कोहनी वाले एरिया पे देखेंगे तो वो नॉर्मल स्किन है, उसके पास में आप देखोगे तो पूरा, मतलब ये पूरा लाल रैश है, पूरा और उसके बीच में व्हाइट व्हाइट जो वो नॉर्मल स्किन वो नॉर्मल मैं समझ रहा था कि रेड कलर के हाथ पे व्हाइट कलर के। नहीं, ये उल्टा है। और पूरी बॉडी पे आप देखिए ये बनता हुआ दिख रहा है। ओके 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 ओके, बड़ी और डेंगू तो कॉमन है। ये टाइफाइड क्यों नहीं है? टाइफाइड का रैश ऐसा नहीं बनता है, टाइफाइड का रैश में पैटिकी नहीं बनते हैं। और ये आइलैंड्स ऑफ स्पेरिंग वगैरह जो है, तो इसके क्लासिकल डायग्नोस्टिक फीचर। ठीक है। अनिल सर, डेंगू का तो आपको इलाज भी बताना पड़ेगा। डेंगू सबसे सीवियर प्रॉब्लम है आज की डेट में इंडिया में। अभी तो ये जो रैश हैं ये सारे वेस्कुलाइटिस के रैश हैं। मतलब यदि आपको पेशेंट आया, डेंगू के रैश नॉर्मली 3rd या 4th डे चालू होते हैं, और फीवर कम होता नहीं है। तो यदि फीवर से पेशेंट आया है और रैश ऐसे हो रहे हैं जो पूरी बॉडी लाल हो जाती है, चेहरे से मतलब सर से लेकर फिर पाँव तक पूरा लाल हो जाएगा बच्चा। और यार ब्लैंचेबल होते हैं, मतलब आप दबाओगे तो आपको रैश गायब हो जाएंगे, आप हटाओगे तो फिर रैश आ जाएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डेंगू रैश का, ब्लांचेबल रैश। अगर ब्लांचेबल रैश है, पेरिफ्रीज ब्लू हो जाती हैं, आप देख रहे हैं पेरिफ्री, हाँ हाँ जो उसके उंगलियां ब्लू दिख रही हैं आपको, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये ब्लू पेरिफ्री मतलब पेशेंट शॉक में जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि बच्चे का क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, उसका एक्टिवनेस कैसा है, और उसको बीपी कितना है। तो जब भी डेंगू आए आपको बीपी नापना है। बीपी नॉर्मल है और ऐसे ब्लूइशनेस आ रहा है, मतलब कि इसे टाइम टू रिफर। बीपी कम होने का इंतजार नहीं करना है। बीपी कम होना मतलब कि पेशेंट ऑलरेडी शॉक में जा चुका है, तो आपको कंपेंसेटेड शॉक में रखना है बच्चे को। कंपेंसेटेड मतलब पेरिफ्रीज ब्लू, बीपी नॉर्मल, टेकिकार्डिया, रिफर टू हार्ट सेंटर। और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, फ्लूइड मैनेजमेंट होता है, सारा फ्लूइड मैनेज करना पड़ता है, प्लेटलेट मैनेजमेंट करना पड़ता है, और यदि कुछ ज्यादा होता है तो ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। सो पहले डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते थे, आजकल डेंगू विथ वार्निंग साइंस बोलते हैं। तो डेंगू विथ वार्निंग साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पता होना चाहिए। तो मोस्टली 2 फीचर्स होते हैं, एक तो फीवर परसिस्टेंट,
विथ रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होगा बच्चे को, बोलेगा कि मेरी आंखें देख नहीं पा रहा हूँ, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, और ऐसे रैश आ गए जो कि ब्लूइशनेस कर रहे हैं, तो इट इज अ टाइम कि डेंगू है, उसको रेफर करना। ओके, आपने मुझे पीडियाट्रिक्स तो पढ़ाई नहीं, मुझे ये भी बताओ कि बच्चे में नॉर्मल बीपी कितना देखो, 120/80? बीपी 4-5 साल का बच्चा है तो। हर एक का अलग अलग क्लास होता है। इट इज रिलेटेड टू एज, जेंडर एंड हाइट एंड वेट। तो वो मैं पूरा आपको चार्ट तो नहीं बता सकता, एक रफ थंब रूल बताता हूँ जो पीडियाट्रिशियन यूज करते हैं। जो आपका सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक, वो होता है 70+ एज इंटू 2, मतलब ये मिनिमम होता है, और नॉर्मल होता है 90+ एज इंटू 2। मान लो बच्चा 4 साल का है तो 90+ एज इंटू 2 98, ये उसका मीन बीपी आएगा। और यदि शॉक में चला गया पेशेंट तो 70+ एज इंटू 2 देखिए 78। यदि बीपी 98 है तो इट्स ओके, अगर 78 है मतलब पेशेंट शॉक में है और उसको सीवियर फ्लूइड की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, अगली रश पे आ जाए। ठीक। ठीक है भैया, अगर मजा आ रहा हो तो लिख दो आ रहा है। आया आया आया। टाइफाइड ठीक का है। बता दूं टाइफाइड का रैश कैसे होते हैं? हैं? हाँ, वो तो 4 घंटे के लिए रहते हैं, उनको ये बताना है कि वो 4 घंटे के लिए चले आते हैं। तो ठीक बोल ठीक देता हूँ उसको। सर ठीक है। हाँ, हाँ बोलो। सुनाई दे रहा होगा क्या? हाँ, चलो चलो चलो, वापस आ जाओ, रैश पे आ जाओ। राहुल सर, अगली रैश बताओ आप तो मुझे, पहचानो अगेन जो मैं बात कर रहा था, मॉर्बिली पहचानो फॉर्म। पहचानो पहचानो बच्चों, जल्दी जल्दी। फॉर्मूला प्लीज रिपीट, नहीं बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना। पेटिकियल। अरे वाह, ज्ञानी बैठे हैं। ये फिर टाइफाइड आया, अब की बार टाइफाइड की बात करनी पड़ जाएगी। फॉर्मूला रिपीट कर देंगे, बाद में कर देंगे एंड में। हाँ, रूमेटिक हार्ट डिजीज, मजामा मजामा, चलो ठीक है। चलो राहुल सर आप ही बता दो, ये सब टाइफाइड पढ़ के। टाइफाइड का जो रैश होता है वो इतना लंबा चलता नहीं है, बहुत ही इवानेसेंट होता है, इरिथमेटस रैश होता है, कई बार दिखाई भी नहीं देता। तो ये भी एक चैलेंज है सर अपने यहाँ पर, खासतौर पर डार्क स्किन में टाइफाइड का रैश को देखना और मुश्किल होता जाता है। इवानेसेंट है, बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, 4-5 घंटे रहता है और सबसाइड हो जाता है वो। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पेपुलर, वो पेपुलर भी नहीं होता, इरिथमेटस होता है यूजुअली। तो यहाँ दो चीजें, एक्जेंथिम भी दिख रहा है, एनेंथिम भी दिख रहा है। एक्जेंथिम की हम जो अभी बात कर रहे थे कि मॉर्बेली फॉर्म यानी मीजल्स लाइक, पर मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट होते हैं, यहाँ पर फॉर्शमर स्पॉट्स इन्हें कहते हैं। पेटिकियल है, यहाँ पर जो अंदर मुंह के अंदर जो बन रहा है पेटिकियल है, सॉफ्ट पैलेट पे ये पेटिकी छोटे छोटे से दिखते हैं। पेटिकी मतलब रेड ब्लड सेल जब स्किन के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। वैसे फॉर्शमर स्पॉट और भी कई डिसीजेस में मिल सकता है, वायरल एक्जेंथिम में मिल सकता है, बट सबसे कॉमन इसमें मिलता है। ये बेसिकली जर्मन मीजल्स हैं। हाँ भाइयों, लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा हो तो एक दो काम कर सकते हो। हमारा क्लिनिकल गुरुजी का एक ऐप है जिसपे कि ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं और बहुत सारे बहुत छोटे अमाउंट के पेड लेक्चर्स हैं। जैसे कुछ 100-200 रुपए में मैंने कहीं एक्सरे पढ़ा दिया है, कहीं 200-400 रुपए मैंने एंटीबायोटिक पढ़ा दिया है। तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स की कॉस्ट पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कॉम्बोज अवेलेबल हैं, जिसमें तुम जनरल प्रैक्टिस से रिलेटेड और तमाम तरह की चीज़ उससे रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हो। तो क्लिनिकल गुरुजी का ऐप है, तुमको यहाँ इमेज भी दिख जाएगी, लिंक भी मिल जाएगा। या कुछ भी नहीं हो तो गूगल पे जाके सर्च करो क्लिनिकल गुरुजी ऐप और जाके डाउनलोड करो और देखना शुरू करो। या जिसे हम रुबेला भी बोलते हैं। अच्छा, तो जो लोग मीजल्स लिख रहे हैं वो भी 100% गलत नहीं है, उनको 50% मार्क्स दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, मॉर्बिली फॉर्म रैश तो है ही सर। नहीं, अच्छा, ये मतलब पिक्चर के साथ नहीं दे सकते, पर हाँ, ओवरऑल मतलब लिखने में रैश तो वैसी है ना, एग्जैक्टली खाली रैश देख के अगर बात करो तो। अलग हाँ। रैश आर डिफरेंट। ठीक है, चलो तो अगर आप ऐसे सिर्फ देखोगे तो ये ट्रंकल एंड देन है, बट 50% ही मार्क्स मिलेंगे उसको, 50 पूरे नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ अनिल सर, आ जाओ, आपकी बैटिंग। रुबेला, जर्मन मीजल्स मोस्ट कॉमन इन एडोलेसेंट पेशेंट, चाइल्डहुड में थोड़े कम होते हैं। फीवर मोस्टली कभी कभी आता कभी नहीं आता है, तो ये फीवर विथ रैश वाला बिल्कुल स्ट्रिक्ट सिनेरियो नहीं है, इसमें किसी को फीवर आता ही नहीं है, सीधे रैश आएंगे पहले दिन। दो कैरेक्टर फीचर होते हैं, सर्वाइकल लिम्फोपैथी होती है सिग्निफिकेंट, आप देखोगे तो गले में आपको लिम्फ नोड दिखेंगे खूब सारे। तो रैश विथ लिम्फोपैथी, जो रैश होते हैं 3 से 4 दिन रहते हैं और पूरी बॉडी को भर देते हैं, मतलब पूरी बॉडी लाल हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल मैक्यूल 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 पेपुल बहुत सारे आ जाएंगे। तो फीवर विथ लिम्फोपैथी लास्टिंग फॉर 4 days इन एडोलेसेंट इज जर्मन मीजल्स। ट्रीटमेंट इज जस्ट सिम्टोमेटिक। ठीक है,
प्रॉब्लम तब आती है जब ये रूबेला पेशेंट किसी प्रेग्नेंट लेडी से मिल जाए। रूबेला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट लेडी में रूबेला होना। यदि प्रेग्नेंट लेडी को रूबेला होता है तो इट मीन्स कि देन 90% चांस अदर बेबी को सीवियर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन रहेंगे या एबॉर्शन हो जाएगा। सो ये हम लोग जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल चल जा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू प्रिवेंट कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। जो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होता है, यदि आपको रूबेला शुरू के 3 ट्राइमेस्टर में होता है तो हम जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी मतलब जैसे हम बच्चे से हम हिस्ट्री ये पूछते हैं कि माँ को कभी फीवर के साथ रैश आए कि नहीं या रैश ओनली आए कि नहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। यदि किसी के हिस्ट्री मिलती है तो हमें कुछ आगे करना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा पैदा होगा रूबेला के साथ तो एक तो बहुत माल नरिश्ड होगा, मतलब एसजीए बोलते हैं। उसके अलावा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, माइक्रोकेफेली, ब्रेन छोटा रहेगा, दिमागी रूप से अच्छा नहीं रहेगा, हार्ट में बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, पीडीए मोस्ट कॉमन, पेटेंट डक्टर आर्टिसियोसिस मिलता है, एएसडी बीएसडी मिलता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमारा एम प्रिवेंशन होता है कि रूबेला किसी प्रेग्नेंट लेडी को ना हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट सिम्टोमेटिक है। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रूबेला। एक चीज और मुझे बता दो वही, ये माता क्या होती है, छोटी वाली कौन सी होती है, बड़ी वाली कौन सी एक्चुअली होती है? जनरली सब लोग माता मतलब छोटी माता चिकन पॉक्स को ही बोलते हैं। और क्योंकि पहले 2 ही माता होती थी, एक बड़ी माता छोटी माता। बड़ी माता स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में इतने बड़े बड़े चकत्ते पड़ते थे, पर वो 1977 में लास्ट केस मिला था इंडिया में और वो इरेडिकेट हो गई है। तो बड़ी माता है ही नहीं इंडिया में, 75 से 77 में चली गई। तो उसके बाद जो पैदा हुआ उसको देखा ही नहीं होगा उसने कभी। जो बहुत आप देखें कुछ लोगों को बहुत सारे चेहरे पे निशान होते हैं, वो स्मॉल पॉक्स के निशान होते हैं। अगर आप ओल्ड एज किसी पेशेंट को देख मतलब बंदे को देखेंगे तो। चेचक जिसको हाँ कहते हैं, चेचक, दैट चेचक चेचक का दाग कहा जाता है, चेचक का दाग जो बोलते हैं वो स्मॉल पॉक्स राइट। था। वाओ, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। हाँ। तो अब जो माता जी निकल रही है छोटी वाली निकल रही है, बड़ी वाली चली गई। और आजकल इतने रैशेज होते हैं ना वायरल के, तो लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको माता ही बोलते सब हैं, माता जी छोटी हैं, माता छोटी माता, मतलब ऐसा भी नहीं कि चाची मौसी कुछ और निकल ये रही, सब अलग अलग होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन की बात है। सब माताएं हैं, कोई चाची मौसी कुछ नहीं है। हाँ ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं फिर कहानी को। राहुल सर आपकी बारी। हाँ हाँ, एक और भी है ना, लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ हाँ, एनाफाइलेक्सिस अर्टिकेरिया की तरफ जा रही हैं चीजें। अरे बच्चों की रैश बीमारियां पढ़ रहे हैं, वायरल रहे बच्चों नहीं, के वायरल रैश या बैक्टीरियल मान लो थोड़े बहुत। हाँ, अब हम वायरल से थोड़ा सा आगे चले गए। हाँ, ठीक है, हाँ वायरल से आगे चले गए। वायरल से हम आगे चले गए, ये बैक्टीरिया है। वही तो बोला। हाँ, ठीक है, इतना बहुत है, ये मतलब सैंपल साइज ठीक है इतने के लिए। राहुल अर्टिकेरिया क्यों नहीं है बताना पड़ेगा, बहुत सारों ने अर्टिकेरिया लिख दिया इसको। हाँ सर, हाँ अब आए जवाब, बस ठीक है, चलो। अर्टिकेरिया एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस 2 मैंने कॉमन डायग्नोसिस देखे। अर्टिकेरिया इसलिए नहीं कि अर्टिकेरिया में व्हील्स होते हैं। व्हील्स का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, उसके अंदर इचिंग खूब ज्यादा होती है और वो इतने छोटे छोटे कम देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े चकत्ते जैसे ज्यादा बनते हैं और पूरे सूजन आ जाएगी स्किन में। वो व्हील्स हैं और व्हील्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अर्टिकेरिया के। एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में एक्जिमेटस लीजन है, उसमें पहले तो ये हिस्ट्री होनी चाहिए कि कोई कांटेक्ट आया किसी चीज का, जैसे सीमेंट से हुआ है तो सीमेंट से, हेयर डाई से हुआ है तो हेयर डाई से कांटेक्ट, वैसा कोई यहाँ पर हिस्ट्री मिलेगा नहीं। और देखने में भी ये एक्जिमा में फिट नहीं होता, क्योंकि एक्जिमा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो उसमें ये फिट नहीं होता है। तो एक तो ये एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो रही है। दूसरा, एक और अभी हमने 2 अलग अलग तरह की बात की थी डेंगू के लिए, जो अनिल सर ने बोला वो भी सच है, और जो पेटिकल रैश हमने देखा वो भी सच है। 2 तरह के रैश उसमें डिफाइन करना चाहिए हमको। एक, जहां हम बात करते हैं कॉमन रैश की, कॉमन जो रैश होता है वो इरिथमेटस होगा, ब्लांचेबल होगा, कि उसको आप ब्लांच करेंगे तो खत्म हो जाएगा। पर जो कैरेक्टरिस्टिक रैश होता है वो पेटिकल हो जाता है, कि जिसमें हमने पढ़ा है कि हम उसे ब्लांच करते हैं तो वो ब्लांच नहीं होता है, यानी रैश जाता नहीं है। तो कॉमन जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है वो ब्लांचेबल होगा, उसका डायग्नोसिस आप लैब टेस्ट से करते हो। और जब कैरेक्टरिस्टिक रैश आएगा कि जिसमें सेंट्रल क्लियरिंग मिलेगा, वो हमेशा पेटिकियल होगा। तो ये कंफ्यूजन पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। और ये इसको तो याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि स्कारलेट फीवर का रैश है सर, ये ढेरों कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें।
हालांकि देखने को कम मिलता है, लेकिन फिर भी इसका सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन तो अथाह है, और ये अपने आप से रिजॉल्व भी इतना इजीली नहीं होगा, एंटीबायोटिक थेरेपी इसमें लगता ही लगता है। तो ये क्यूबिटल फोसा या एल्बो का ये फोटोग्राफ है, इसमें हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से पैप्यूल्स हैं, पैप्यूल ज्यादा है, मैक्यूल कम है, ज्यादा उठा हुआ ज्यादा है, आसपास की स्किन में रैश कम है, और सूजा हुआ सा दिख रहा है वो सारा एरिया हमको, और उसके कारण ये लंबी लंबी आड़ी रेखाएं बन जाती हैं। गर्दन में भी हम देख पा रहे हैं और हाथ पे भी देख पा रहे हैं। हाथों पे इन्हें पास्तियाज लाइन बोलते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक है इसका। इसमें और आगे भी देखेंगे तो इसमें और भी कई फीचर्स हमको मिल सकते हैं। लिम्फेडेनोपैथी भी मिलती है, साथ में टंग में भी चेंजेस मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी टंग उसको कहते हैं। स्ट्रॉबेरी टंग इसलिए क्योंकि जैसे स्ट्रॉबेरी के ऊपर दाने निकले होते हैं, हमारी जो पैपिला है जीभ की, वो कुछ फूल जाती हैं, कुछ खत्म हो जाती हैं, तो उससे एक ऐसा पिक्चर बनता है। ठीक है, हाँ आ जाओ, नहीं आ जाओ ना। स्कारलेट फीवर सबसे खतरनाक बीमारी है। ये बैक्टीरिया से होती है, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एंटोटॉक्सिन ए से होता है। ठीक है, तो या सर ने फीचर्स देखें, स्ट्रॉबेरी टंग मतलब पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर से 2 या 3 दिन का फीवर, और तीसरे से चौथे दिन ये रैश चालना चालू हो जाते हैं। पर आपको देखेगा पेशेंट थोड़ा टॉक्सिक लुक होता है, उसका बच्चा बिल्कुल बहुत हाई ग्रेड फीवर रहेगा, उसका मुंह खोलोगे तो बहुत बड़ा टंग रहेगी लाल रंग की, टॉन्सिल्स पूरे लाल हो जाएंगे और पूरा फेरिंग्स भी पूरा लाल हो जाएगा, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, इतना स्वेलिंग होता है उसके अंदर। फिर जो रैश चालू होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस रैश का होता है कि ये रैश बहुत रफ होते हैं, मतलब आप ऐसा बहुत रफ होते हैं, आप छू के देखो तो सैंड पेपर होता है ना, वैसा रफ होता है और पेनफुल भी होता है, तो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सैंड पेपर अपीयरेंस होता है और बहुत रफ रैश होते हैं। ये पूरे ट्रंक्स पे आते हैं, फेस पे आते हैं, हर जगह आते हैं, बट पूरे बॉडी पे रहते हैं, पर फेस पे थोड़े कम रहते हैं, पाम सोल्स पे नहीं रहते हैं। पर आपको जब भी टीजी मिलेगा, आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है और पेशेंट को मोस्टली वॉच रखना है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। सेकेंडरी आपका सेलुलाइटिस हो सकता है, एप्सेस हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन फीचर से अपन ये मिस करते हैं, क्योंकि पेशेंट फीवर में आता है, गला खराब है, डॉक्टर भी ये सोचता है, पर 2-3 दिन बाद जब चालू होता है तो सीरियसनेस हो जाती है। एंटीबायोटिक में देना होता है, जो अपन बाद में आखिरी में बात करेंगे, पर और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी बहुत रहते हैं इसके, जैसे कि किडनी की बीमारियां होने का रहता है, और हार्ट जो आप आरएचडी बोल रहे हैं वो इसी से होता है, रेमेटिक हार्ट डिजीज भी इसी बीमारी से होता है। तो अपन को ये बहुत ज्यादा जल्दी पिकअप करना होता है। एक बार और दिखा देता हूँ रैश इनको। और सर मुझे एंटीबायोटिक इसमें यही बता दो, क्योंकि बाद में अपन इकट्ठी सिम्प्टोमेटिक और एंटीवायरल की बात कर रहे हैं। तो पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, पर नॉर्मली पेनिसिलिन एलर्जी कॉमन, धीरे धीरे पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस काफी बढ़ गया है। यदि आपको ओरल एंटीबायोटिक देना है तो ओरल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन विद क्लेवोनेट कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, दैट इज ऑगमेंटिन, यदि ब्रांड की बात करें तो वो आपको यूज करना है। और यदि आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और नॉन ईटिंग प्रॉपरली, तो आईवी आप 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन यूज करना है, सेफ्ट्राइक्सोन, या आईवी ऑगमेंटिन भी यूज कर सकते हैं। और यदि और आगे जाना, मान लो किसी को 48 आवर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में रिस्पांस नहीं मिला या पेशेंट शॉक में जा रहा है, तो यू कैन स्टेप टू मोर हायर एंटीबायोटिक्स, जो आजकल लोग बहुत यूज करने, मीरोपेनम है, वो यूज कर सकते हैं। ऐसा ठीक है सर, चलो अगले के एंटीबायोटिक फिर पूछूंगा आपसे। ठीक, अगला राहुल सर। एंटीबायोटिक बोल के ये तो आपने बता दिया कि बैक्टीरियल है। और हाँ यार, ये तो मैंने पहले ही पत्ते खोल दिए। इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं क्या? दोनों तरफ ये पैटिकल रैशेस हैं। हाँ। पैटिकल मतलब ब्लड स्किन के अंदर डिपॉजिट हुआ है, हाँ। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो छोटे जब रहता है पैटिकी बोलते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें परप्यूरा इकाइमोसिस बोलते हैं। तो इसमें पैटिकल रैश है, फीवर है, हाँ। तो डायग्नोस करने की कोशिश करें। पेटिकियल रैश है और फीवर है, बताओ, और एंटीबायोटिक खिलाना ये मैंने बता दिया। डेंगू हो गया, और डेंगू में एंटीबायोटिक नहीं खिलाते यार, मुझे पहले पता होता मैं टाइफाइड की एक स्लाइड बना के ले आता। अब मैंने बता भी दिया कि 4 घंटे रहता है, और टाइफाइड में रैश होती है, पर मरीज उसको डॉक्टर तक नहीं ला पाता, मरीज 4 घंटे में ठीक हो जाता है। देख ही नहीं पाता है, अच्छा, देख ही नहीं पाता कि कई बार नहीं देख पाता है। हमारे बचपन में टाइफाइड को मोती झरा बोलते थे वो, इसीलिए क्योंकि उसमें उसकी रैश आती थी, रैश आती थी। ठीक है, चलो एक आया। ये परसेंटेज गिरता जा रहा है जैसे जैसे अपन कॉम्प्लिकेट करते आ रहे हैं। बीजल्स में 90% सक्सेस रेट था, मेनिंजाइटिस तक आते आते एक ही बचा। मेनिंजाइटिस भी सैयद मुश्ताक को 11 रुपए का नगद इनाम भिजवाएंगे पेटीएम पे। भाई इसका नाम नोट करके रख लो भाई, अपना ईमेल एड्रेस भेज देना। हाँ, मोतीझरा इज यूनानी नेम, यस यस यस, यूनानी नेम है वो। ठीक है।
HSP भी लिखा है इसमें। हाँ HSP भी लिखा है। चलो आ जाओ सर, आप ही बताओ, हमसे तो नहीं हो रही। अभी हम स्क्रब टाइफस पे नहीं करेंगे बात। ये मेनिंगोकॉक्सीमिया है और ये प्रोबेबली ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसको आप कोई भी देखे, मैं सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वो भी देखेंगे तो शायद क्लिनिक के बाहर से ही सीधे हॉस्पिटल में भेज देंगे एडमिट करने के लिए, क्योंकि यूजुअली ये पेशेंट चलती फिरती हालत में कम आते हैं। इनको मेनिंजाइटिस रहता है और उसके सारे दूसरे सिम्टम्स रहते हैं साथ में, मेनिंगोकॉक्सीमिया। और इसको बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि पैटिकी को और इस तरह का जो इसमें स्किन और जॉइंट दो आप वर्ड्स याद रखो, क्योंकि स्किन में भी ये पैटिकी मिलेगा और सोलन जॉइंट्स मिलेंगे साथ ही साथ। हालांकि पेशेंट तो शायद ही रहे इस कंडीशन में, क्योंकि हम लोग तो जितने केसेस देखें उसमें यही रहता है कि पेशेंट को दूसरे ही लोग लेकर आते हैं और बेहोशी की हालत में ही रहता है मोस्टली। तो जॉइंट्स स्वलन मिलेंगे, उन जॉइंट के आसपास छोटे छोटे पैटिकी मिलेंगे शुरुआत में, और अगर ज्यादा दिन हो गए उसको तो वो फिर पूरा ही एरिया कवर करता जाता है। तो जैसा डेंगू का रैश था वैसा ही रैश इसका भी बन जाता है लगभग, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा गहरे रंग का होगा और जॉइंट्स के आसपास उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो ये मेनिंगोकॉक्सीमिया है, बहुत अच्छे से इसको देखें और याद रखें। मुझे एक सवाल और पूछना है, ये अगर मैं डर्मा का कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे पता है पेटिकिया क्या होता है, परप्यूरा क्या होता है और इकाइमोसिस क्या होता है, वैसे बता दो, जो बेचारा नहीं कर रहा उसको तो बता दो। अभी जब हम डेंगू के रैश की बात कर रहे थे, जो मैं कॉमन और स्पेसिफिक रैश में बता रहा था, एक डायोस्कोपी वर्ड है, मतलब आप स्लाइड लें, ग्लास स्लाइड लें और इस रैश को दबाने की कोशिश करें। अगर ये इरिदिमा है, यानी ब्लड वेसल्स के फैलने के कारण ये इरिदिमा बना है, तो ये दबाने पर पूरा फ्लैट हो जाएगा, स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगेगी। पर अगर ये पैटिकी, परपुरा या इकाइमोसिस है तो आप उस स्लाइड से जब उसको दबाते हैं तो वो जाएगा नहीं, वो वैसा के वैसा ही दिखता रहेगा, क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स के स्किन में जमा होने के कारण बना है। तो ये दोनों में अंतर है। पैटिकी, परपुरा इकाइमोसिस में साइज का अंतर है, पैटिकी छोटे, परपुरा उससे बड़ा, इकाइमोसिस सबसे बड़ा। जैसे किसी को अगर चोट लग गई है, एक्सीडेंट्स के बाद में किसी ने मार दिया है, तो उसमें जो एक हिमेटोमा जैसा बनता है उसके ऊपर आपको पूरा ब्लूइश टिंज दिखता है, वो इकाइमोसिस बोल सकते हैं आप उसको। तो बेसिकली ब्लड लीक हो गया अंदर स्किन के, रेड ब्लड सेल्स हाँ स्किन के अंदर इकट्ठे हो गए, उसके कारण पैटिकी। मेरी टांग टूटी थी तो पूरी नीली हो गई थी, हाँ, वो इकाइमोसिस है। समझ गया, ठीक है। चलो सर, आपका मेनिंगोकॉक्सीमिया मोस्ट ड्रेडेड इन्फेक्शन है। पेशेंट आपके पास सुबह आता है फीवर विथ रैश के साथ, आपके पास शायद चलते हुए आए, शाम तक पता चलता है बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया। अगर ऐसा हो गया मतलब मेनिंगोकॉक्सीमिया है। मेनिंगोकॉक्सीमिया के रैश जो होते हैं वो स्टार्ट विथ छोटे छोटे होते हैं ना, पैटिकी परपुरा, और वो विद इन 20-48 आवर्स में बढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा इकाइमोटिक पैच बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये हाईली पर्पल कलर के होते हैं, मतलब अगर पर्पल कलर देखा जाओगे तो मेनिंगोकॉक्सीमिया के रैशेस होते हैं जो पर्पल कलर के होते हैं, बाकी सब थोड़े रेडिश टिंच होता है। पर यदि आपको पर्पल कलर दिख रहा है मतलब कि कुछ है मेजर, कुछ अलग चीजें जो आप मिस कर रहे हैं। तो पर्पल कलर आए, बच्चा एनकेफेलोपैथी में आए, होश में नहीं है या अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी फीचर मेनिंजाइटिस बहुत फास्ट होता है, 12-24 घंटे मेनिंजाइटिस उसको हो जाता है। मेनिंजाइटिस होगा, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, बच्चे को झटके आएंगे, सांस रुक जाएगी, वेंटिलेटर पे चला जाएगा। अल्टीमेटली आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है सीएनएस, यदि बच्चे को सांस रुक रही तो वेंटिलेटर पे डालिए, शॉक में जा रहा है तो आइनोट्रोपिक सपोर्ट दीजिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में सेम जो मैंने स्ट्रेप्टोम बताई थी, पेनिसिलिन ग्रुप्स, सेकंड सिफेलोस्पोरिन ग्रुप, सेफ्ट्राइजोन और हायर एंटीबायोटिक मीरोपेनेम, कार्बापेनेम्स, ये तीन एंटीबायोटिक इसके लिए भी यूज होती हैं। आजकल इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन जो इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉस्टली वैक्सीन, सबसे कॉस्टली वैक्सीन इसी का आता है, तो बट इस क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है तो आपको यूज करना ही है। तो वैक्सीन का जो एज ग्रुप है वो 9 मंथ्स और 12 मंथ्स में देना होता है, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इसका प्रिवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मॉर्टलिटी ऑलमोस्ट 30-40% है। यदि किसी को मेनिंगोकॉक्सीमिया हो रहा है तो 30% चांस है कि विल मिस द पेशेंट। सो और बचेगा भी तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत रहते हैं कि आगे चल के शायद दिमागी रूप से कमजोर हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस अब भी पर्पल रैश मिले मतलब कि इट इज ए डाइंग इमरजेंसी। इसे हमें एंटीबायोटिक नहीं देनी है, ये अस्पताल वाले देखेंगे इसको। हाँ, सब उसको आईवी की जरूरत ही पड़ेगी। पर्पल रैश दिखे मतलब आपको शिफ्ट करना है। पर्पल अभी छोटे हैं, ये बाद में पाँव के रैश बड़े बड़े के ऐसे पूरा पाँव काला हो जाता है, मतलब पर्पल काला होता है ऐसा। समझ गया। देखिए मैंने जल्दी 2 या 3 डायग्नोसिस और हैं, खत्म करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पार्ट पे आएंगे। 5 मिनट का ट्रीटमेंट रहेगा, है ना। चलो ये तो हम ऑलमोस्ट लास्ट पे आ गए हैं।
चलो ये तो डर्मा वाले तो ऐसे ही बता देंगे, हाँ मैं हूँ भाई, एनेस्थीसियोलॉजी वालों के लिए प्रोग्राम लॉन्च करूँ, करेंगे करेंगे कभी करेंगे। ठीक है, पहले तो इसका डायग्नोसिस बनाओ, तीनों डायग्नोस्टिक फीचर दे दिए हैं। सुबोध सर वही है बेटा, कहाँ जाएंगे? हाँ डायग्नोसिस बनाओ तुम तो, क्लासिकल डायग्नोसिस है। अब स्कारलेट फीवर पढ़ाया अभी 2 मिनट पहले, आ गया। आ गया आ गया आ गया। और ठीक है, लिखा करो, गलत भी लिखते हो तो समझ में आता है कि क्या समझ रहे हो तुम उसको, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। तो करीब 5 से 7 मिनट की क्लास और बची है अपनी, रफली, हाँ हो जाएगी। 8:40 स्टार्ट किया था, 9:40 हो जाएगी। चलो, ये तो सबने डायग्नोसिस बना दिया, सभी सभी डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए सीधे। वो बच्चे को देख के डिप्थीरिया क्यों है? ज्यादातर ये दूसरे जो जो डायग्नोसिस हम देख रहे हैं उन सब में या तो मॉर्बिलिफॉर्म रैश बनता है या स्कारलेंटिफॉर्म रैश बनता है, उन्हीं के डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। और उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स ऐसे रैश में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस नहीं करा। यहाँ पे जो हमने रैशेस देखे हैं वो सभी याद इसलिए रखना है कि वो या तो खुद को परेशान करते हैं या दूसरे लोगों को परेशान कर सकते हैं। जैसे कि रुबेला या जर्मन मीजल्स जो है वो पेशेंट को शायद उतना नुकसान ना दे, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल को देता है। एनीवेज इस बच्चे में जो जो साइंस हमको दिख रहे हैं वो सारे ही लगभग कावासाकी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए रहते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया है, और चूंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन, खासतौर पे एन्यूरिज्म का बर्स्ट होना और वो सारे कॉम्प्लिकेशन से सडन डेथ होना कॉमन है इस डिसीज में, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पहला तो ये रहता है कि फीवर 5 दिन तक बहुत तेज फीवर अगर रहे, और इस तरह के स्किन रैश की जो इरिथमेटस है, मैक्युलोपेपुलर रैश ही है पर चेहरे पे कम आता है, बाकी बॉडी में ज्यादा आता है, और हाथ इसमें ठीक हो जाते हैं, थोड़े से मोटे मोटे फील होते हैं और लाल पड़ जाते हैं, जो बाद में ठीक होते समय चमड़ी निकलती है उसकी। टंग में और लिप्स में आप देख सकते हैं लिप्स क्रैक्ड हो गए हैं, टंग में स्ट्रॉबेरी टंग मिल रहा है, कंजंक्टाइवल इंजेक्शन दिखते हैं, मतलब आंखों में ऐसा लाल लाल धारियां और रेडनेस होने लगती हैं, और यही सारे इसके क्राइटेरिया भी हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं। और इसे भी याद रखना जरूरी, क्योंकि इसमें शायद पेशेंट उतना टॉक्सिक एकदम नहीं दिखेगा, लेकिन उसको 20% करीब चांस होता है कि उसको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। और ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर नहीं है पर से, ये एक वेस्कुलाइटिक डिसऑर्डर है। मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होता है वो वेसल में होता है, और वो बैक्टीरिया के कारण डायरेक्टली नहीं होता, बेसिकली उसके कारण एक रिएक्शन जैसा पैटर्न बनता है, और वो वेस्कुलाइटिक सिंड्रोम होता है, इसलिए भी इतना खतरनाक हो जाता है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इनमें से पहले फीवर होना चाहिए, और बाकी इन 5 में से कोई 4 होते हैं तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट और बाकी के जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है हम अनिल सर से और डिटेल में समझते हैं। हाँ भाई लोग, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो इस लेक्चर में, तो दैट मीन्स तुमको लेक्चर तो पक्का पसंद आ रहा है, शायद तुम्हें और भी डर्मा पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो मेरा डर्मेटोलॉजी का एक पूरा फुल कोर्स है, जिसमें मैंने डर्मेटोलॉजी को एक दूसरे तरीके से पढ़ाया है। मतलब मेरे साथ में डॉक्टर राहुल नागर हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर डर्मेटोलॉजी पढ़ाई, और वैसी नहीं पढ़ाई जैसी कि तुमने कभी एमबीबीएस में पढ़ी होगी या जैसी पीजीज में पढ़ाई जाती है। हमने डर्मा पढ़ाई है ऐसी कि जनरल प्रैक्टिस में आपको डर्मेटोलॉजी कैसे काम आएगी वो सिखाया है। कि जब कोई व्यक्ति एक लीजन लेके आता है तो हम उससे कुछ 4-5 सवाल पूछें, अपने मन में पूछें कि यार ये इसका लीजन कैसा दिखने में है, इसको खुजली होती है कि नहीं होती है, और उससे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना सीखें। बजाय डिजीज वाइज पढ़ाने के हमने सिम्टम से पहले डायग्नोस कैसे करें कि क्या है, और फिर ट्रीट कैसे करें कि क्या है, इस तरह से समझाया है। बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, उसका लिंक नीचे डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, आपको यहाँ भी क्लिक भी हो जाएगा, उस पर जाके एक बार देखना। पूरी डर्मेटोलॉजी करीब 30-40 घंटे का कोर्स है, जिसको पढ़ के तुम्हारा जीपी का, डर्मेटोलॉजी का डर पूरा खत्म हो जाएगा। क्या होता है, हम जीपी में सोचते हैं कि पेशेंट आया, अब यार ये फंगल भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, एक काम करते हैं दोनों तीनों चीज़ें मिला के देते हैं, एक स्टेरॉइड दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो, और कई बार उसके बाद भी ठीक नहीं होता। वो सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। आप डर्मेटोलॉजी में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है जीपी की, वो एकदम मास्टर हो जाएगी। तो एक बार जरूर देखना कोर्स को, फिर पसंद आए तो आगे सोचेंगे। कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है,
इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो यू शुड बी वेरी गुड क्लिनिशियल टू डायग्नोज। नॉर्मली इसमें लिखा है कि 5 दिन से ज़्यादा फीवर होना चाहिए, पर अच्छा क्लिनिशियन सेकंड थर्ड डे समझ में आता है कि इसको कावासाकी होने वाला है, तो थोड़ा सा एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ये 5 फीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर में कभी 5 फीचर मिलते नहीं है, तो 3, 2 भी मिल जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा अपन को अच्छा रहना है। जो सर ने बताया ये बेसिकली इम्यून मीडिएट डिसऑर्डर है। इम्यून मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने गुलियन-बारे सिंड्रोम सबने सुना होगा, जीबीएस बहुत लोगों को होता है। तो हमको कोई पास्ट इन्फेक्शन होता है, उसके कारण से हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाती है, हमारी इम्यूनिटी हमारे वेसल्स के अगेंस्ट काम करने लग जाती है, तो उसको वस्कुलाइटिस होता है। ये सारी मीडियम वेसल्स वस्कुलाइटिस है, मतलब आंख में है, स्किन में है, चेहरे पे है, ये सारी मीडियम वेसल्स हैं। और सबसे कॉमन मिडल वेसल्स जो प्रॉब्लम करती है वो हार्ट में। सो कोरोनरीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है सेकंड वीक ऑफ लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यदि आपका कावासाकी डायग्नोस हो रहा है तो आपको सेकंड वीक में उसका 2D इको कराना है, ताकि उसका जो कोरोनरीज उनकी क्या लेंथ है, क्योंकि कोरोनरीज में एनेरिज्म बनते हैं। ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसका, इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं, क्योंकि इम्यून में डिसऑर्डर है, तो एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स जो हैं, सो IVIG एंड मिथाइलप्रेडनिसोलोन, दीज आर द 2 फीचर्स। IVIG आपको 2 ग्राम पर kg पर डोज 2 बार देना है 12 घंटे के अंतर पर। बहुत रेयर होता है कि 80-90% पेशेंट तो IVIG को रिस्पॉन्ड करते हैं, पर कभी कभी 10 से 20% नहीं करते हैं, तो उनके लिए मिथाइलप्रेडनिसोलोन पल्स थेरेपी दी जाती है, और इससे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को हम लोग कवर कर लेते हैं। पर एट द सेम टाइम आपको हार्ट प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी देना है, जिसमें मान लो आपको एनेरिज्म दिख रहा है, कोरोनरी डायलेटेशन दिख रहा है, उसके साइज रहते हैं जो आपको बताता है इको वाला की साइज 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, तो अकॉर्डिंगली आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्प्रिन देना होता है। तो एस्प्रिन देना है, शुरू के 14 दिन आपको वेरी हाई डोज एस्प्रिन लगता है 80 to 100 mg पर kg पर डे, और उसके बाद आपको 3 to 5 mg पर kg पर डे 6 to 8 वीक्स तक देना होता है। और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट को फॉलोअप में भी एन्यूरिज्म है तो आपको शायद काफी लंबे समय तक एस्प्रिन देना पड़ेगा, और लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन देना पड़ेगा, जस्ट टू प्रिवेंट द स्ट्रोक। MI का मोस्ट कॉमन कारण चिल्ड्रन में यही होता है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें देखनी है। ओके, हम तो बड़ों में MI पढ़ रहे, तुमने बच्चों में पढ़ा दिया। चलो, हाँ, इसको हमेशा ऐसा मानते रहे कि बहुत होती ही नहीं थी, पहले तो मानते थे ऐसा, अब धीरे धीरे हम लोग भी कुछ केसेस देखने लगे ना। पर पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में कितना कॉमन है? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। एक्चुअली यू नीड अ गुड क्लिनिशियन, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मतलब हमको ऐसा मोस्टली हमारे यहाँ फीवर होता है, सब एंटीबायोटिक देते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फीवर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक। आपने 48 घंटे 72 घंटे फीवर जाता ही नहीं है, फीवर सबसाइड होगा ही नहीं, पूरे दिन उसका फीवर 100 ही चलेगा बच्चे का, आप कुछ भी एंटीबायोटिक दे दो तो फीवर परसिस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और कुछ चीजें आ रहे हैं, रैश आ गए हैं, लिम्फोडेप्ैथी मोस्ट कॉमन है, और स्ट्रॉबेरी टंग दिख जाता है। और ये जो कंजक्टिवाइटिस है नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस नहीं है, जो नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस में आपको क्या रहता है, म्यूकस रहता है, आंखें चिपकती हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी आंखें कभी नहीं चिपकती, क्योंकि ये वेस्कुलाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस नहीं है। तो केराटिन मतलब वेस्कुलर ऑफ द आईज इन्वॉल्व, तो थोड़ा क्लिनिशियन इंपॉर्टेंट है। एज ग्रुप बहुत फिक्स है, जैसा आप बोल रहे थे कि ये 1 साल छोटे बच्चे में नहीं होता है, एज ग्रुप होता है 1 से 5 साल, क्योंकि 1 साल छोटे बच्चे में मदर्स की एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो वो इम्यूनिटी उसकी खुद की एंटी अगेंस्ट नहीं चलती है, पर उसके बाद कॉमन है। जैसे जीबीएस भी आपको देखना थोड़े एडोलेसेंट में मिलता है, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो हमने ये सारे वायरल पढ़ लिए, अब जरा इलाज पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, जो चीजें मुझे पूछनी है, जो मुझे लग रहा था कि मेरे काम की है, वो पूछता जाता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो बताओ कि बच्चे को हो रहा है तो उसको स्कूल भेजे कि नहीं भेजे? बच्चा, मैंने आपको सारी बताया, सारी वायरल इलनेस इज कंटेजियस हैं, तो आप स्कूल अवॉइड करें। मेजॉरिटी ऑफ जो रैशेज होते हैं वो सब डिजीज के अलग अलग है, पर ओवरऑल देखा जाए तो रैश आने के 2 से 4 दिन पहले और रैश आने के बाद 4 दिन तक, ये जो पीरियड होता है 7 डेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन के लिए। तो उस टाइम पे आपको बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में तभी होंगे। नहीं, आजकल क्या सब हाइपर मम्मियां हैं, सब हेलीकॉप्टर मम्मियां हैं। रैश वाली मम्मियां नहीं भेजती हैं। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि पैसिव इम्यूनाइजेशन दे सकते हो क्या? इसमें मतलब वो IVIG या वो सब देने हैं क्या? IVIG कावासाकी में दे सकते हैं। IVIG इज वेरी ब्रॉड टर्म, इट इज ओनली इम्यूनोग्लोबिन विच इज प्लेन, पर हमको ये सारे वायरल की स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन देना होता है। जैसे वेरिसेला के लिए वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन आता है, वो देना होता है, पर वो इंडिया में मिलता नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल IVIG देते हैं। मोर स्पेसिफिक IVIG देना होता है, पर उनको कब देना होता है, किसी न्यूनेट को वेरिसेला हो जाए तो आपको IVIG देना है, किसी मदर को हो गया है तो IVIG यूज करना है। तो ये बहुत स्पेसिफिक फीचर्स हैं, हमको एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ज्यादा फोकस करना है। एक तो प्रिवेंशन, इवन यदि आपने एक्सपोजर हुआ मीजल्स के पेशेंट को, एक्सपोजर हुआ वेरिसेला के पेशेंट को, तो आपको इमीडिएटली वैक्सीन लेना है विद इन 72 आवर्स।
तो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। मतलब ऐसे दूसरा बच्चा प्रोटेक्ट हो जाएगा यदि वो वैक्सीन विद इन 72 आवर्स ले लेता है एक्सपोजर के। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा, ब्लड टेस्ट करवाएं? मेजॉरिटी वायरल होते हैं। वायरल में आपको मोस्टली प्लेटलेट्स जो होते हैं वो डेंगू में कम होते हैं। इसके अलावा बहुत बच्चों में से प्लेटलेट कम नहीं होते हैं, आपको ठीक है। लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। तो ऐसा मेजर नहीं होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से ओनली डेंगू के लिए ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ब्लड में मिलेगा क्या क्या? अगर मैं टेस्ट करा दूं तो मैं क्या वही निकल बताऊं, आएगा हीमोग्लोबिन वायरस? नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, जो रेशो ऑफ लिम्फोसाइट है वो 70, 60, 80% पहुंच जाएगा। ठीक है। और किसी किसी पेशेंट में आपको एबनॉर्मल, आप अगर आप स्लाइड देखोगे तो स्लाइड में आपको थोड़े से अदर बड़े बड़े न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ फास्ट टर्नओवर। तो ठीक वो है। रहता है, वो देखना होता है। बाकी अच्छा, प्लेटलेट्स आपको केवल डेंगू में ही देखना है, दैट कोई इज मोर कोई इम्पोर्टेंट। लिमिट्स हैं कि हाँ ये नंबर मेरे लिए खतरनाक है, वो नंबर मेरे लिए खतरनाक है, डेंगू में नहीं अदरवाइज भी? मतलब ब्लड टेस्ट से मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है या कुछ नहीं है? ब्लड टेस्ट का मुझे लोड लेना है क्या? नहीं नहीं लेना। नहीं करना, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न मेरा, उन दिनों में अगर जैसे बच्चे को हो गया है, अब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, ये वाला विद रैश हुआ है, ठीक अब है। ऐसे में बच्चे को बाकी के वैक्सीनेशन का क्या करना है, देना है कि नहीं देना है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी वायरल को वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसको पोस्ट वायरल इलनेस रहती है, तो आपकी जो वायरस है आपका बोन मेरो सप्रेशन करता है, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स फॉर अगले वैक्सीनेशन के लिए। तो आपको 3 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लेना है। मैंने आपको बताया यदि आपको एक्सपोजर हुआ है वेरिसेला का और मीजल्स का तो आपको इमीडिएट वैक्सीन लेना है प्रिवेंशन के लिए खुद के, और यदि हो गया है तो फिर यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 वीक्स। ठीक है। अच्छा जी, घर में जो दूसरे बच्चे हैं, एक बच्चे को हो गया तो एक तो ट्रेंड ये भी चलता था ना कि बाकियों को भी एक्सपोज करा दो, कि इसको भी करा देते हैं चिकन पॉक्स मैं से यही ठीक हो बता जाए। रहा था, अगर चाइल्डहुड इलनेस है तो आप एक्सपोज करा दीजिए, पर एक्सपोज कराने में क्या रीजन है कि उसको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, वो भी बेचारा बच्चा 7 दिन घर पे रहेगा, बीमार रहेगा। तो वो एक रफ रूल है। हमारा ऐसा मानना है कि सबको वैक्सीनेट करें। बच्चा बीमारी क्यों भुगते जब वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशन कीजिए, बीमारी मत लीजिए। ठीक है, वही तो नारा बन गया। ठीक है। घर में अगर कोई माँ है जो प्रेग्नेंट है और बच्चे को ये कोई वायरल रैश हुई है, पहले बच्चे को, दूसरा होने वाला है, हाँ। अब बहुत टफ सिचुएशन है, यदि उसके बच्चे को हो गया है उसको बच्चे से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोजर आपको अवॉइड करना है। ठीक है। मैंने आपको बताया अगर प्रेगनेंसी में रूबेला हो गया, प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हो गया, तो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर अ बेबी, सो ओनली आइसोलेशन इज अ ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आखिरी बात आओ कि ये जो वायरल एक्जेंथीम्स है, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? सिम्टोमेटिक इतना कह रहे हो, सिम्टोमेटिक मुझे पर्चा लिखना सिखाओ। और दूसरा मुझे बताओ कि एंटीवायरल जिसको देना है उसको क्या दें? सिम्टोमेटिक पर्चा ये होता है कि फिलहाल फीवर की दवा है तो फीवर में आपको पैरासीटामोल यूज करना है। पैरासीटामोल 15 mg पर kg पर डोज 4 times a day 3 to 5 days। बच्चे में बताओ, 15 साल सिरप का में बच्चा, बताओ मुझे। हाँ ठीक है। तो मान लो सिरप आता है क्रोसिन, हाँ। मोस्ट कॉमन है क्रोसिन DS, उसमें ठीक है। 240 mg 5 ml में रहता है। 240 हुआ मतलब 15 इंटू मान के चलो आप 13-12 किलो का होगा, तो मान लो 12-13 किलो के बच्चे को 5 ml दिन में 3 बार देना है। ठीक है। एक थंब रूल ये है। और क्रोसिन नॉर्मल वाला जो है वो आपको देना है 7 से 8 किलो के बच्चे को दिन में 3 बार। तो सिम्टोमेटिक में आपको फीवर है, ईचिंग होती है क्योंकि रैश आते तो खुजली होती है, तो आपको एंटी हिस्टेमिनिक यूज करने। एंटी हिस्टेमिनिक में सीडेटिव नॉन सीडेटिव ये बच्चों में इतना फर्क नहीं पड़ता, एडल्ट को ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके। तो आप सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनेटिडिन, हाइड्रोक्सीजिन, यदि बहुत अच्छा आपको बच्चे को सुलाना है तो हाइड्रोक्सीजिन यूज कर सकते हैं। डोज मैंने आप शायद पहले बताई है, फिर भी बता देता हूँ। ओडी डोज है सेट्रिजिन 2.5 mg once a day बिलो 2.5 years, 2.5 years के बाद 5 mg once a day। ठीक है। लिवोसेट्रिजिन 1.25 mg और 2.5 mg सेम 2.2 years बिलो और आफ्टर 2 years। अच्छा, वो आपने जो बताई है वो एक बुक के लिए बताई, हमारी पीडीएफ के लिए बताई थी। पीडीएफ में डाउनलोड का लिंक डाल दूंगा नीचे, उसमें बहुत सारे पीडियाट्रिक डोज हैं सारे। इसमें डोज लिखे थे मैंने। फीवर की दवाई बता दी आपने, ईचिंग की दवा ईचिंग की दवाई बता अब दी। ईचिंग के अलावा आप कोई लोशन लगा सकते हैं, तो बहुत सारे मार्केट में एलोवेरा लोशंस आते हैं, वो सर बता देंगे। फिर भी मैं तो डर्मोकाम यूज करता हूं, कैलामाइन लोशन आता है, कैलामाइन, वो वाले वो यूज करना है। ठीक है। और एंटीवायरल में क्या देना है? एंटीवायरल एक ही अवेलेबल है मार्केट में जो इसके लिए दवा है, एसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर यूज करना है हार्पिस सिम्प्लेक्स, हार्पिस जोस्टर, इन सम केसेस ऑफ HFMD, जो अपन ने बताया ना कि हैंड फुट माउथ में नहीं देना होता है, बट कुछ स्टडी में आया है कि हैंड फुट माउथ में आप दे सकते हो यदि बहुत बहुत ज्यादा छाले हो रहे हैं मुंह में, खा ही नहीं पा रहा बच्चा, तो आप उसको एसाइक्लोवीर यूज कर सकते हो। एसाइक्लोवीर डोज है 20 mg पर kg पर डोज 4 times in a day, बहुत ज्यादा डोज होती है वो। तो एडल्ट डोज आता है 800 mg QID
तो अपन एज ए जीपी क्यों दें, पीडियाट्रिशियन को भेजो ना, वो करेगा। अरे हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा ओआरएस पिलाना है क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, तो ओके। वो ध्यान रखो, ग्लूकोन डी ओआरएस जरूर पिलाना है बच्चों को, बच्चा खाना पीना छोड़ ठीक देता है। ठीक है ठीक है ठीक वो है। तो सिम्टोमेटिक पर्चे में हो गया, फीवर की दवाई हो गई, रैश की दवाई होगी, मतलब वो हाँ। एंटीहिस्टामिनिक हो गया, और लोशन हो गया और ओआरएस हो गया हम्म। और एंटीवायरल एसाइक्लोविर हो गया थी जरूरत पड़ी। राहुल सर मुझे लोशन कौन से लगाने हैं वही बता दो। आ जाओ। कैलामाइन सर, कैलेक आता है, कैलामाइन दो तरह के प्रिपरेशन आ रहे हैं मोस्टली। हाँ। एक तो कैलामाइन आपका आता है कि प्लेन कैलामाइन है जो सुखाने का काम करता है, सूदिंग रहता है। ठीक है। दूसरे कैलामाइन में आजकल एक प्रेमोक्सिन होता है जो खुजली को भी बंद कर देता है, और कुछ एक कैलामाइन प्रिपरेशन में एलोवेरा या लाइट लिक्विड पैराफिन भी हो जाता है, तो वो भी अच्छा रहता है, उससे मॉइस्चराइज भी हो जाता है। ठीक है। तो मोस्टली यही रहता है। अगर स्केलिंग हो रही है यानी चमड़ी में से पपड़ी निकल रही है तो उसमें आप मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं मोटे तौर पर, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन जरूर है कि किसी को ओरल कैविटी में है जैसे बच्चों को, तो उसमें आप कुछ टॉपिकल देते हैं, मतलब लगाने के या मुंह में कुल्ला करके थूकने मोस्टली का? तो हम जो एंटी अल्सर मेडिकेशन है वही देते हैं, पर मैंने देखा है मेजोरिटी बच्चे पचाते नहीं है, तो द रीजन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इज ओनली ओरल अल्सर, ओके। क्योंकि छोटे बच्चे नहीं खाते हैं। तो अगर 3 साल छोटा बच्चा, मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो ओआरएस पिलाओ, बच्चा नहीं पीता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का रीजन इन्फेक्शन नहीं है, डिहाइड्रेशन है, बिकॉज ऑफ नॉन ईटिंग द फूड, तो वो एडमिशन क्राइटेरिया हो जाता है। पर ओरल लीजन को ठीक करने का कोई और तरीका? इट्स टेक टाइम 3 to 5 days, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ठीक। चीज और बना था मीजल्स में, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस है, तो केरेटाइटिस बहुत होता है, तो सबसे पहले विटामिन ए देना होता है ऐसे बच्चों में टू प्रिवेंट द रेटिनल डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की डोज होती है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट बिलो 6 month फॉर 2 days, 50,000 एक दिन, और नेक्स्ट डे 50,000। 1 साल से 2 साल के बच्चों को 1 लाख, मतलब 6 महीने से 1 साल के बच्चों को 1 लाख ट्वाइस अ डे, और 1 साल से 2 साल के बच्चों को 2 lakhs आयु ट्वाइस अ डे। राइट 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 राइट। किसी को कुछ पूछना है वो भी अपन पूछ लेते हैं। और एक बात बताओ मुझे, मतलब मेरे यही आज पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया, ये आदमी पीडियाट्रिक्स अच्छी पढ़ा रहा है ना, इससे पढ़ना है क्या, और पीडियाट्रिक्स का कोर्स बनाने के लिए इसके गले पड़ जाऊं क्या? अगर ऐसा हो तो कुछ लिखो ना मुझे, मुझे क्या लिख के दोगे? हाँ पढ़ाओ लिख दो, अगर 150 पढ़ाओ लिखे आ जाएंगे तो अपन बात करते हैं, इससे पकड़ के देखते हैं अगर कुछ आता है तो। आ गए 50। हाँ 50 से ज्यादा ही दिख रहे हैं मुझे तो ये। हाँ नहीं, मुझे भी पढ़ के लगा, 2-4 चीजें समझ में आई मुझे भी, क्योंकि देखो डरमा का मुझे पता है कौन पढ़ा रहा है, मैं हमेशा से जानता हूँ उसको, ये कम पकड़ में आता है। तो बनाए पीडियाट्रिक्स का कोर्स, कुछ नॉलेज कौन नहीं चाहता सर, हाँ चाहते तो सभी हैं। हाँ अरे बस रे, बस बस बस, चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कुछ फॉर्मूला बेस, अच्छा वो फॉर्मूला बेस काहे का, अच्छा उसका ब्लड प्रेशर का, हाँ मैं बताया यार पर क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। हाँ तू बताया ना एक रफ। हाँ। वो बता देखो दो बस। डर्मेटोलॉजी डिटेल में पढ़नी है तो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, पीडियाट्रिक्स पढ़नी है तो कोर्स अभी बना नहीं है, इसके पीछे पढ़ेंगे, गले पढ़ेंगे, हो सकता है पढ़ा दे। और तीसरी चीज, सारी चीजें एक साथ पढ़नी है तो डायमंड खरीद लो, लिंक नीचे दे रखा है। अरे मुझे चोट कैसे लग गई, मेरी एंकल फ्रैक्चर हो गई मुड़ के। एनीवे तो अगर सारी कोर्स एक साथ पढ़ने हैं तो डायमंड का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से पढ़ लेना, ठीक है भैया। हाँ डायमंड में, डरमा में कोर्स स्लोली अपलोड हो रहे हैं, वो एक्चुअली रिकॉर्ड होते हैं, फिर एडिट होते हैं, फिर उसके बाद डलते हैं, पर डलते जाएंगे भी, और बहुत सारा रिकॉर्ड हुआ है, एवरी वीक हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ ना कुछ नया। स्कारलेट कावासाकी में जमीन आसमान का फर्क है, ये तो मेरे को भी देख के समझ में आ गया, रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए कुछ नहीं, गोल्ड के आगे क्या, गोल्ड के आगे डायमंड, और क्या डर के आगे जीत। तो कहानी को यही खत्म करते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, हाँ पीडियाट्रिक जीपी कोर्स में दीजिए, वो भी कुछ गणित उठाएंगे उसका। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हैप्पी लिखो, नहीं लगा हो तो मत लिखना, ठीक है। मिलेंगे अगले हफ्ते। चल चल थैंक यू, ओके, चल बाय 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 बाय।